Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and the topic that we are going to discuss today is इक्ताज। अब इक्ताज के बारे में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये उन क्वेश्चनों में से एक है जो 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, जिसमें हमें 400 वर्ड जो है वो लिखने होते हैं। तो इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्या चैलेंजेस आए एकता सिस्टम में और क्यों ये डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो एकता सिस्टम है क्या, बेसिकली मैं आपको एक बार आसान शब्दों में समझा देता हूं। एकता सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो मैं दिल्ली सल्तनत का एक राजा हूं, ठीक है, और मेरे अंदर पूरी पूरा दिल्ली रीजन आता है। अब उस दिल्ली रीजन में एज अ सेंट्रल अथॉरिटी तो मैं इंचार्ज रहूंगा, मैं रूलर रहूंगा, लेकिन जो भी नोबल्स हैं, जिन पे भी मेरा ट्रस्ट है, उनको मैं छोटे छोटे इकताज प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब छोटा छोटा लैंड प्रोवाइड कर दूंगा कि इतने रीजन में तुम संभालो। ठीक है, अब इससे होता क्या था कि मान लो अगर साउथ दिल्ली पर मैंने किसी इक्ता को बिठा दिया, किसी इक्तादार को, ठीक है, उसको एक इक्ता बनाकर उस इक्तेदार को दे दिया। उसके बाद क्या होगा कि वो जो इक्तेदार है वो उस पूरे रीजन का रेवेन्यू मुझे जनरेट करके देगा। उस रेवेन्यू में से कुछ पोर्शन वो अपने पास रखेगा। उस पोर्शन का वो क्या करेगा, उस पोर्शन में ही उसी की सैलरी है, उसी पोर्शन में से उसे मिलिट्री जो है उसका खर्चा निकालना है, प्लस कुछ सामाजिक वेलफेयर के काम भी, सोशल वेलफेयर के काम भी उस इक्तेदार को करने पड़ते थे, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ठीक है, तो अपने स्टेट को, अपने इक्ता को भी उसे संभालना है, इक्तेदार को। अब ये सारा काम इक्तेदार पे आ गया। ठीक है, राजा अभी भी सेंट्रल अथॉरिटी है। मन में आपके ये आ सकता है कि जब सब कुछ वही कर रहा है तो राजा के पास क्या पावर है उस रीजन में। राजा के पास इक्तेदार जो है उसको हटाने की पूरी पूरी पावर है। अगर उसे लगता है कि इक्तेदार जो है वो पावरफुल हो रहा है या मेरी मर्जी के खिलाफ चल रहा है, तो वो उस इक्तेदार को ट्रांसफर कर सकता था या फिर वही इक्ता जो है किसी और को प्रोवाइड कर सकता था। ये पूरी अथॉरिटी अभी भी राजा के पास थी। ठीक है, तो आई होप आपको इक्ता सिस्टम समझ में आया होगा। एक रूलर है, वो किसी इक्तेदार को एक पीस ऑफ लैंड, जिसे इक्ता कहा गया, पीस ऑफ लैंड को इक्ता कहा गया, इक्ता प्रोवाइड करेगा किसी इक्तेदार को, और वो इक्तादार रेवेन्यू जनरेट करेगा, मिलिट्री ऑर्गेनाइज करेगा, और मिलिट्री भी राजा बता के चलता था कि इतनी मिलिट्री तेरे पास होनी चाहिए, ताकि रिबेलियन कहीं पे भी हो या कोई भी एक्सटर्नल हमला हम पे हो तो हम उसे संभाल सके, इतनी मिलिट्री तुम्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उतनी मिलिट्री वो जो है अपने पास रखता था इक्तेदार। ठीक है, तो फिर वो चाहे मिलिट्री हो, चाहे रेवेन्यू जनरेशन हो, चाहे सोशल वेलफेयर के काम हो, ये सब इक्तेदार संभालता। ठीक है, इससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी जो है सहूलियत हुई, काफी आसानी हुई गवर्नेंस में। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सब हेडिंग्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही बातें आप साफ साफ बोल दोगे कि इक्ता सिस्टम जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म था, दिल्ली सल्तनत के द्वारा लाया गया था, और बाकी इस्लाम एम्पायर्स ने भी उसको फॉलो करा था। उसके अलावा इक्ता जो है वो एक पीस ऑफ लैंड होता था। ठीक है, जो कि उसके होल्डर जो थे वो कोई ऑफिशियल या नोबल्स हुआ करते थे। ठीक है, उनको इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्तेदार या मुक्ति। ठीक है, उसके अलावा अब उनका काम क्या है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन देयर असाइंड रीजन। ठीक है, तो रेवेन्यू भी उन्हें संभालना है, लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हें संभालना है, उन्हें अपने रीजन के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, और एक्सटर्नल कोई उन पे हमला ना करे उसका भी उन्हें ध्यान रखना है। एक्सटर्नल हमला अगर दिल्ली सल्तनत पे कोई होता है तो उन्हें मिलिट्री प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये उनका बेसिक काम था। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा है डेफिनेशन ऑफ इक्ताज। अब वैसे तो हम इंट्रोडक्शन में एक तरीके से हमने मोटे मोटे रूप में समझा दिया एकता क्या होता है, इक्तेदार कौन होते हैं, बट एक बार आपको प्रॉपर एक सब हेडिंग देके दोबारा ये बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सेम लाइनें मत चेप देना, ऑब्वियसली वो गलत है। तो आप क्या करना, वर्डिंग्स को थोड़ा चेंज करना।
ठीक है। जो इक्ता टर्म है उसका मतलब क्या है, लैंड जो ग्रांट किया गया, ठीक है, उसको इक्ता कहा जाता था। उसके जो हेड होते थे वो मिलिट्री ऑफिसर या नोबल हुआ करते थे, जिनको इक्तेदार और मुफ्ती कहा गया। ठीक है। अब इक्तेदार क्या करते थे, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उस रेवेन्यू को सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल ट्रेजरी को दे दिया जाता था, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने पास रख लेते थे। ऑलराइट, एंटाइटल्ड टू अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू, कुछ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू को वो अपने पास रख लेते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया एकता। अब बात आते हैं इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ये आया कहां से। ठीक है, तो इस्लामिक वर्ल्ड में इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, और इसको फिर वहां से इंडिया में कौन लाया, दिल्ली सल्तनत इसको इंडिया में लेकर आई। ठीक है, और ये की शुरुआती तौर पर ये क्या था, मिलिट्री के जो हेड हुआ करते थे उनको रिवॉर्ड करने का एक तरीका होता था कि भाई तुम्हारे काम से हम प्रसन्न है, तो ये पीस ऑफ लैंड अब तुम संभालो। ठीक है, तो शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी, लेकिन ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हेल्प करने लग गया, तो धीरे धीरे उन्होंने और इक्ताज प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। फिर बात आती है कि इंडिया में इसे कौन सा रूलर लेके आया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इंडिया में पहली बार इसको लेकर आए थे, और इसके बाद बाकी जो सक्सेसिव सुल्तान रहे दिल्ली के, उन्होंने भी इसको जारी रखा। ठीक है, अब ध्यान देना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ये जो इक्ता सिस्टम था ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होते थे इक्तेदार। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे नोबल्स की जो पावर है वो बढ़ती चली गई। इस चीज को काउंटर किया था अगर आपने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, इस पर बहुत कड़ी नजर रखी थी। उसने बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करवाए थे इक्तदार के। उसको जहां पे भी लगता था कि इक्तदार पावरफुल हो रहा है वो उनको ट्रांसफर करवा देता था। ठीक है, इक्तदार की खास बात ये होती है, हम नीचे भी पढ़ेंगे, कि ये हेरिडेटरी नहीं होता था। यानी कि इक्तेदार का ही बेटा इक्तेदार बनेगा ऐसा कुछ नहीं होता था, ये मेरिट बेस्ड होता था। राजा डिसाइड करेगा कि इक्ता किसको प्रोवाइड करना है, किसको इक्तेदार बनाना है। ठीक है, इक्तेदार अपने बेटे को ये प्रोवाइड नहीं कर सकता, और किसका ट्रांसफर कब करवाना है ये भी राजा के ऊपर पूरी अथॉरिटी होती थी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। असली जो पार्ट है आंसर का वो इसी में है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। इसमें आपको सब मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स क्या थे, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल जो है गवर्नेंस वो संभाल रहा है। ठीक है, इक्तेदार लोकल गवर्नेंस कैसे, भाई वो ये देख रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, लोगों का जो वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर के काम भी इक्तेदार संभाल रहा है, तो लोकल गवर्नेंस जो है वो इक्तेदार के हाथ में आ गई। उसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन तो आपको बता ही चुका हूं, इक्तेदार के हाथ में था ही, और थोड़ा सा पोर्शन वो अपने पास रखता था। इसके अलावा नॉन हेरिडेटरी नेचर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये हेरिडेटरी नहीं था, यानी कि इक्तेदार का ही बेटा इक्तेदार बनेगा ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अगर ऐसा होता तो नोबिलिटी जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाती राजा से। ठीक है, और वो अपने इंडिपेंडेंट स्टेट की भी डिमांड कर सकते थे। तो ये ना हो, इसकी वजह से राजा ने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसने इसको नॉन हेरिडेटरी नेचर रखा। ठीक है, और ट्रांसफर्स भी काफी फ्रिक्वेंट करे, जिस जिस भी राजा ने इस पर खास ध्यान दिया उसने फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स करवाए थे इक्तेदार के। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये तो हमने अभी एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि लोकल गवर्नेंस भी वो संभालेगा, रेवेन्यू भी वो संभालेगा, प्लस जो है नॉन हेरिडेटरी नेचर था, इक्तेदार का ही बेटा इक्तेदार नहीं बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इस हिसाब से नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन खत्म। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट दोनों तरीके से पड़ा, अच्छे तरीके से भी पड़ा और गलत तरीके से भी पड़ा। अच्छे तरीके से कैसे पड़ा, कि रेवेन्यू जनरेशन जो है वो अच्छा होने लग गया और राजा के पास पूरा हिसाब आने लग गया। इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे रेवेन्यू जनरेशन के दौरान क्या है, इक्तादार्स या नोबल्स पे अलाउद्दीन जो है वो कड़क नजर रखता था। तो उसने अलग से ऑफिशियल्स इस चीज के लिए भी इक्ताज में भेजे थे कि तुम रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, एक मुंशी टाइप कि सारा हिसाब मुझे दोगे। ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेशन जो है इक्ता सिस्टम से ज्यादा अच्छा हुआ था और सारा इक्तेदार संभाल रहा था, तो इससे क्या है, राजा को थोड़ी सहूलियत मिल रही थी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर
प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो इक्तेदार थे ये एग्रीकल्चर में भी थोड़ी बढ़ोतरी कर रहे थे। कैसे? उनको इरिगेशन फैसिलिटीज दे रहे थे, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इक्तेदार के पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा, उनको ज्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए इक्तेदार भी जो भी फार्मर्स थे उनकी हेल्प करते थे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये दो तो जो है रेवेन्यू जनरेशन अच्छा हुआ और स्मूथ हुआ। उसके अलावा एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट, ये दो अच्छे इम्पैक्ट थे इकोनॉमी पर। इसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ था, तो ये एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ा था एकता सिस्टम का। कैसे? कुछ रीजन्स में देखा गया कि इक्तेदार जो है वो ज्यादा ही कुछ टैक्सेस मांग रहे हैं आम जनता से, जिसकी वजह से एक्सेसिव टैक्सेशन जो है उसकी वजह से जो पीजेंट हैं उनके ऊपर एक बर्डन पड़ा। अब ये बर्डन जो है इसकी वजह से काफी सामाजिक तनाव की सिचुएशन रही थी उन इक्ताज में, उन रीजन्स में। तो इकोनॉमी पे दोनों टाइप के इम्पैक्ट पड़े, अच्छा भी पड़ा, गलत भी पड़ा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, इकोनॉमिक पढ़ लिया। उसके बाद मिलिट्री फंक्शंस, जैसा कि मैंने कहा था कि मिलिट्री भी इसको संभालनी होती थी इक्तदार को। राजा जो है वो कुछ बता के चलता था कि इतनी मिलिट्री तुम्हें मैनेज करनी है, अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल कंफ्लिक्ट होता है तो तुम्हें इतनी मिलिट्री जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसका खर्चा पानी तुम देखो, उसको संभालने का काम तुम देखो, जरूरत के वक्त पर बस इतनी मिलिट्री मिलिट्री जो है वो तुम्हें प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स ये इक्तदार का काम होता था, और ये जो ट्रूप्स हैं ये टाइम्स ऑफ वॉर या रिबेलियन के टाइम पर सुल्तान को अपने ट्रूप्स प्रोवाइड करता था इक्तदार। ऑलराइट, नेक्स्ट है लोकल डिफेंस। अब सुल्तान को तो मिलिट्री प्रोवाइड करना इक्तदार का काम था ही, लोकल डिफेंस भी इक्तदार का ही काम था। मिलिट्री की प्रेजेंस, स्टेबिलिटी और पूरी टेरिटरी पे कंट्रोल, ये उस इक्तदार के काम हुआ करते थे, ठीक है। एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल कंफ्लिक्ट से भी मैनेज करना पड़ता था इक्तदार। अब हम बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि सामाजिक और राजनीतिक क्या इन्फ्लुएंस रहे एकता सिस्टम के। तो नोबिलिटी ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगे अपने आप को एकता सिस्टम के दौरान। क्यों? क्योंकि उनको पूरा एक रीजन प्रोवाइड कर दिया गया और उस रीजन में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा रेवेन्यू जनरेशन, सब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ उनके हाथ में था, ठीक है। तो वो ज्यादा पावरफुल महसूस करने लग गए, ठीक है। और यही नोबल्स अब एक क्रूशियल रोल प्ले करने लग गए गवर्नेंस और स्टेबिलिटी में सल्तनत की, ठीक है। जितना ये नोबल्स जो है सुल्तान के पक्ष में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उतना ज्यादा जो है सुल्तान की गवर्नेंस अच्छी होगी, सरकार स्टेबल रहेगी, ठीक है। जिन रीजन्स में नोबल ज्यादा पावरफुल हो गए उन्होंने इंडिपेंडेंट चार्ज की डिमांड करी और दिल्ली सल्तनत से हट गए, तो ये एक नुकसान भी हुआ था नोबल्स को ज्यादा पावर देने का। और यही वजह है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे रूलर्स ने इस चीज का खास ध्यान दिया कि नोबल्स के पास ज्यादा पावर ना जाए। उसके अलावा तो ये तो हो गया नोबिलिटी एंड पावर, ये इसका सोशल इंपैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर जो है वो राजा के पास ही थी, सेंट्रलाइज्ड पावर थी, आपको सेंट्रलाइज्ड पावर देखने को मिलेगी। इक्ताज ग्रांट करने के बाद जो है ये खास ध्यान दिया गया कि ये नॉन हेरिडेटरी हो। नॉन हेरिडेटरी मतलब इक्तेदार का बेटा इक्तेदार नहीं बनना चाहिए, ऐसा हुआ तो इक्तेदार ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसकी बजाय इक्तेदार को नॉन हेरिडेटरी बेसिस पे अपॉइंट किया जाता था और इक्तेदार को ट्रांसफर भी देखने को मिलते थे, ठीक है, ताकि वो एक ही जगह पे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। इस तरीके से सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस चला, ठीक है। कई जगह पे जैसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपको बताया कुछ मुंशी टाइप पोस्ट भी रखी गई थी जो कि हिसाब किताब राजा को सीधा पहुंचाया करती थी कि इतना रेवेन्यू जनरेशन हुआ, ठीक है। तो इससे जो है सेंट्रलाइज्ड पावर रहती थी। इसके अलावा आप देखोगे कई सारे रीजन जो हैं
वो भी इसमें इंटीग्रेट होते चले गए थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स रीजन्स में भी इसने काफी मदद करी थी। ठीक है, कई रीजन्स इंडिया के इक्तेदार सिस्टम के बाद क्या है, एकता सिस्टम के बाद दिल्ली सल्तनत में और एड ऑन होते चले गए थे। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। ऑलराइट, तो ये सारे तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जा रहा था, लोकल गवर्नेंस भी थी, रेवेन्यू जनरेशन भी था, सोशल वेलफेयर भी था, सब कुछ किसको करना था, इक्तेदार को करना था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने देखा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, दोनों टाइप के इम्पैक्ट पड़े, अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा, गलत इम्पैक्ट भी पड़ा। अच्छा इम्पैक्ट कैसे पड़ा, रेवेन्यू जनरेशन अच्छा हुआ, ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बूम हुआ, क्यों, क्योंकि इक्तेदार एग्रीकल्चर में भी अपनी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा गलत इम्पैक्ट क्या पड़ा, कुछ इक्तेदार जो हैं वो हैवी टैक्सेशन, एक्सेसिव टैक्सेशन लगा रहे थे आम जनता पर, ठीक है, जिसकी वजह से पीजेंट जो है वो अपने आप को बर्डन महसूस करने लग गए, ठीक है। उसके अलावा मिलिट्री फैक्शंस, तो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स भी इन्हीं को संभालने होते थे इक्तेदार्स को, मिलिट्री प्रोवाइड करनी होती थी, मिलिट्री ट्रूप्स प्रोवाइड करनी होती थी। उसके अलावा इंटरनल रिबिलियन से भी उनको बचना होता था। तो ये हो गया मिलिट्री फंक्शन। सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमने अभी पढ़ लिया कि नोबल्स जो है वो पावरफुल होने लग गए थे, पावर सेंट्रलाइज्ड भी थी, इस चीज का काफी ध्यान दिया दिल्ली सल्तनत में। उसके अलावा कई अलग अलग रीजन्स का इंटीग्रेशन भी हुआ इस दौरान, ठीक है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, कि इक्ता सिस्टम को चैलेंज कहां मिला। तो एक चैलेंज तो मिला था जब नोबल्स जो है वो पावरफुल हो गए थे, करप्शन बहुत फैला था, ठीक है। तो ओवर टाइम आप देखोगे करप्शन ज्यादा फैला, इक्तदार जो है वो मिसमैनेज करने लग गए इक्ताज को, और जिसकी वजह से जो है मिस अप्रोप्रिएट फंड्स, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करना, ये बहुत करप्शन बहुत ही बड़े पैमाने पे होने लग गया एकता सिस्टम की वजह से। इसके अलावा आप देखोगे जब दिल्ली सल्तनत वीक होने लग गई तो ये जो नोबल्स हैं ये और ज्यादा पावरफुल हो गए, और ये धीरे धीरे अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अगर अलग करते चले गए, जिसकी वजह से दिस लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एकता सिस्टम, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब ये जो थे ये चैलेंजेस थे, और यही डिक्लाइन का कारण भी बने थे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में आप सब कुछ लिख दोगे जो भी आपने अभी तक पढ़ा, उसी को बस संक्षिप्त में बता दोगे कि ये जो एकता सिस्टम था ये एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, मिलिट्री लैंडस्केप, इस सब को इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। इसको चैलेंजेस भी देखने को मिले, ठीक है, करप्शन देखने को मिला, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है सारी पावर एक सेंटर के पास है, दिल्ली सल्तनत का जो रूलर है वही होल सोल मालिक है पूरी दिल्ली सल्तनत का, तो ये सेंट्रलाइज्ड पावर हो गई। यही पावर अगर इकताज में हमने बांट दी तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर से लेकर पावर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी, छोटे छोटे इकताज में बांट दी, छोटे छोटे रीजन्स में बांट दी। तो ये एक बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, करप्शन हुआ, इसकी वजह से डिक्लाइन भी हुआ दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको एकता सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझ में आए होंगे, और यही बहुत है आपके 400 वर्ड्स के लिए, ठीक है। 400 वर्ड्स को आप सब हेडिंग्स के साथ करिए, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जरूर लिखिए, ये आपको आपकी वर्ड लिमिट तक रीच करने में भी मदद करेगा, और एक इम्पैक्ट भी डालेगा जो भी आपके आंसर को रीड कर रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आप ये चीजों को ध्यान में रखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।